नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 27वीं है। हमने कल पढ़ा था द ग्रेट इंडियन लीडर्स और वर्ल्ड के लीडर्स के बारे में, दो दो एग्जाम्पल लेके समझा था और बाकी नोट्स में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आज पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। पहला स्टार्ट करते हैं, द ग्रेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला है सम्राट अशोक। सवाल है कि सम्राट अशोक से हम क्या सीख सकते हैं। पहला ये है कि सम्राट अशोक से हम हिंसा से अहिंसा की ओर कैसे जाते हैं ये सीख सकते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा कि कलिंग युद्ध, अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब कलिंग युद्ध होता है तो सम्राट अशोक जो है पूरी तरह के सभी जगह जो सड़कों पे या फिर जिस मैदान जहाँ पे उसने युद्ध किया था कलिंग में, उसने दूर दूर तक लाशें देखी। ठीक है, वो इस चीज़ से विक्षिप्त होके वो ये ठान लेता है कि अब वो कभी तलवार नहीं उठाएगा लड़ने के लिए। ठीक है, तो वो धम्म के रास्ते पे चलेगा। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हिंसा से अहिंसा की ओर जा रहा है, तो इससे प्रशासन में एक प्रशासनिक अधिकारी क्या सीख सकता है। एक प्रशासनिक अधिकारी से सम्राट अशोक को सीखने वाली बात यह है कि जब भी कोई जैसे आंदोलन होता है, अभी जो बिहार में चल रहा है, स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो करना ये चाहिए कि उनको पहले संवाद या बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए कि क्या समस्या, उनकी बातें जो वैध है, वैलिड है या नहीं है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, प्राथमिकता इसी चीज़ को देने। ठीक है, दंडात्मक कार्रवाई जो पहले कर देते हैं वो ना करें। तो यही बात है कि हिंसा से अहिंसा की ओर जाना चाहिए, ये नहीं कि अहिंसा से हिंसा की ओर बढ़ जाए। तो सम्राट अशोक से यही सब सीखने की ज़रूरत है। पुलिस क्या करती है, पहले जो है तुरंत वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको आदेश दिया होगा कि कुछ भी हल्का हुआ मारो, मार के भगाओ, इस मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है, पहले बातचीत करो, समझो, कोशिश करो लास्ट में ये सारी चीज़ें अगर हो सके तो अवॉइड करना है पूरी तरीके से प्रशासन को। लेकिन जब सब कुछ हथकंडे फेल हो जाते हैं और लगता है कि नहीं सामने वाले की बात वैध नहीं है, ये इनवैलिड बात कर रहा है, तब ये दंडात्मक कार्रवाई लास्ट में अपनानी चाहिए। ठीक है, तो सम्राट अशोक से यही चीज़, पहली चीज़ सीखने को मिलती है। दूसरी चीज़ क्या सीखने को मिलती है, दूसरी चीज़ ये कि धम्म का प्रचार करना चाहिए। धम्म का प्रचार करने का क्या मतलब है कि नैतिक शासन का प्रचार करना चाहिए। सम्राट अशोक ने धर्म को बढ़ावा दिया था जिसमें नैतिकता, सहनशीलता और दया की भावना थी। ठीक है, प्रशासन को भी इसी का उपयोग करना चाहिए अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, जो सरकारी पॉलिसीज़ होती है उसमें नैतिकता, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन वैल्यूज़ को महत्वता देनी चाहिए। ठीक है, जब उदाहरण के लिए जब अधिकारी जनता के साथ बात करता है तो उसको सम्मान से पेश आना चाहिए। ठीक है, तमीज़ तमीज़ कहते हैं ना, तमीज़ से बात करना चाहिए। पहले ही जाते ही आपको मैंने कल बताया था ना कि पहले ही जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हावी हो जाता है, वर्दी पकड़ते ही या फिर कोई पद पाते ही दिमाग में छा जाता है कि बस राजा हम हैं, बाकी सब नौकर। होना उल्टा चाहिए कि सामने वाले को राजा समझो, अपने आप को नौकर। तो क्या होता है, आदमी थोड़ा सा तमीज़ में रहता है। ठीक है, तो यही करना चाहिए। आपने आपको जो है अधिकारी को एक नौकर, जनता का नौकर समझना चाहिए, जो कि वो होता ही है। तो इससे आदमी तमीज़ में ही रहता है और तमीज़ से बात करता है। और जो पहला वाला बात किया कि पहली बात करा था कि जो है हिंसा से अहिंसा की ओर जाना चाहिए। पहले बातचीत करो, फिर लगता है कि इनवैलिड बात कर रहा है, तब जाके आपको लास्ट में ये सारी चीज़ें हथकंडे अपनाने हैं। ठीक है, तो धम्म का प्रचार करना चाहिए और इससे प्रशासन को सीखने की ज़रूरत है सम्राट अशोक से। और तीसरी बात, जन सेवा और कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी अशोक ने। उसने अस्पताल, सड़कें, कुएं और लोगों के ठहरने के लिए, जैसे होता है ना कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं होती, परेशान होते हैं, इधर उधर कहीं दुकान के नीचे बैठे रहेंगे, छज्जे के नीचे धूप लगती रहती है, जोर से पानी पीने की व्यवस्था नहीं करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को पता होता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, प्रशासन को पता होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसा करवाया था। उस समय एग्ज़ाम तो नहीं, लेकिन हाँ, लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो उसने विश्राम गृह बनवाया था लोगों के लिए। पानी की व्यवस्था थी, छज्जे थे, सोने के लिए व्यवस्था बनवा दी थी। बस स्टॉप के आने जाने के जो ट्रांसपोर्ट का जगह था लंबे लंबे, तो बीच बीच में उसने रुकने की व्यवस्था बनाई थी, पानी की व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, और जानवरों का भी देखभाल कर रहा था उसने। तो ये सब सीखने की चीज़ें हैं उससे, सम्राट अशोक से, कि जन कल्याण और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दे गवर्नमेंट, प्रशासन। ठीक है, हर गांव तक स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा और जो जैसी सेवाएं जो है पहुंचाना चाहिए।
ये गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट को सम्राट अशोक से सीखने की ज़रूरत है। चौथी बात क्या सीख सकते हैं? समानता और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दे। ठीक है, सम्राट अशोक ने सभी धर्मों का आदर किया था और जो है रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया था, धार्मिक सहनशीलता को। प्रशासन को जो है इससे क्या सीखने को मिलता है, सीखना चाहिए कि प्रशासन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से जो 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 इसको अच्छे से दिमाग में घोल के अपने जहन में उतार लेना चाहिए। समझ में? और धार्मिक त्योहारों को निष्पक्ष सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। ये सम्राट अशोक से सीखने की ज़रूरत है। पांचवी चीज़ क्या सीखने की ज़रूरत है? सूचना और संवाद की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, सम्राट अशोक क्या करता था कि अपने आदेशों को जो है पत्थरों पे उकेरवा के, कहते हैं ना, लिख के, कहते हैं ना, छेनी हथौड़ी से उसको खुदवा के वो रास्ते पर रखवा देता था। लोग आते जाते पढ़ते थे, जो पढ़े लिखे थे पढ़ लेते थे। ठीक है, तो ये उसका तरीका था लोगों से बात करने का, अपने संदेश पहुंचाने का। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? जो इससे सीखने का क्या मिलता है, मतलब इससे क्या सीख सकते हैं? प्रशासन को करना क्या चाहिए कि जो सरकारी योजनाएं होती है, जितनी आसान से आसान भाषा इस्तेमाल करी जा सकती है उतनी ही आसान भाषा में जनता तक पहुंचानी चाहिए सरकारी योजनाओं को। ठीक है, डोर स्टेप डिलीवरी की बात करी जाती है तो वो अपनाना चाहिए। जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आपके घर पे आके आपको बताता है, देता है ना कि ये आप बताइए, आप पैसा पे करिए, ये लीजिए। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करना क्या है कि वो घर पे आए, एक योजनाओं की लिस्ट लाए और जो उस घर में एलिजिबल है जिस जिस योजनाओं के लिए, उसे बताया कि देखिए ये योजना चल रही है आप लोगों के लिए, अगर आप सक्षम मतलब असक्षम है अपना पूरा क्राइटेरिया बताइए, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग हम आपको इसका लाभार्थी बना देंगे। ठीक है, ये होता है डोर स्टेप डिलीवरी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी कर्नाटक गवर्नमेंट, अभी आज की न्यूज़ में कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे अच्छा स्टेप लिया ये है कि जो LGBTQ के समुदाय है, अब उनके लिए सरकारी नीतियां जो चलानी है उसके लिए पता तो करना पड़ेगा कि LGBTQ कितने हैं। ठीक है, तो उसने अभी एक नीति लागू करी है कि सर्वे किया जाएगा और पता किया जाएगा कि कितने LGBTQ के लोग हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर के लोग हैं, तो उनको पता करके हम उनको सरकारी सुविधाएं देंगे। एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कितना होता है ये देखना पड़ेगा। खबरें तो आई जाएंगी। ठीक है, तो प्रशासन को क्या सीखना चाहिए सम्राट अशोक से कि सूचना और संवाद की व्यवस्था करे और भी सरकारी योजनाओं की जो जितनी सरल से सरल भाषा हो सकती है जनता तक पहुंचाए, आसान भाषा में, आम जन की भाषा में, उनको समझ में आए सारी चीज़ें। और जो जन सुविधा अधिकारी हो वो जाके उनको बताए, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो अपनी भाषा में समझाए, बोलचाल की भाषा में समझाए उसको। ठीक है, उदाहरण के लिए सूचना केंद्र, ग्राम सभाएं, रेडियो टेलीविजन पर जो योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए उनको। क्या होता है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, गांव में बहुत लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन सुनते हैं वो। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो बोल के सुन सकते हैं, जो पढ़े लिखे हुए पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे, इसीलिए तो टीवी, रेडियो, इन सबको महत्व दिया जाता है। रेडियो क्यों आज तक एग्जिस्ट कर रहा है? इतना एआई टूल्स आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, फिर भी रेडियो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोग सुन के समझ जाते हैं। अगर 100% भारत या पूरे विश्व में साक्षरता आ जाती तो ये रेडियो वगैरह गायब हो जाता, अपना अस्तित्व एक टाइम के बाद खो देता। लेकिन इसका एग्जिस्ट करने का एक ही कारण ये है कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, कुछ लोग सुन के अपना काम चला लेते हैं। रेडियो दूर दूर तक पहुंचता है। ठीक है, अब सम्राट अशोक पे एक किताब लिखी गई है, लेखक है रोमिला थापर, राइटर रोमिला थापर है। बुक का नाम है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य, बुक का नाम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक, जो भी मैं बुक बोल रहा हूँ उसको खरीद के अपने पास रख लेना, पढ़िए भले मत, लेके रख लीजिए। जब भी टाइम मिले तकिए के पास रखना है, एक एक पन्ना पढ़ते जाना है। बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, तो एक एक पन्ना करके, अगर अब 400 पेज हैं तो 400, अगर एक दिन में एक पन्ने तो पढ़ ही सकते हैं, तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर कभी हुआ मन किया कि 10-12 पेज पढ़ लिए, तो ऐसे करना है। ठीक है, लोड लेके नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। तो बुक का नाम है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य, राइटर है रोमिला थापर। इस बुक में ये मेंशन किया गया कि अशोक के जीवन, प्रशासनिक नीतियाँ और मौर्य साम्राज्य के पतन का जो है गहराई से प्रस्तुत किया गया है इसमें। ठीक है, नेट पे सर्च करके देख लेंगे। मैं ऐसे अभी तक जो भी बोल रहा हूँ, अभी जितना भी बुक के नाम
बहुत सारे बुक के नाम बताऊंगा। ठीक है, ये पहला हुआ, इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर में ये पहला हुआ। अब दूसरा आ रहा है, दूसरा पढ़ेंगे हम अकबर, कि अकबर से हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, अकबर से क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो लोग राजा थे, आप एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहे हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव्स हैं, समझ में आया, काम करने वाले लोग, नीतियाँ बनाना, नीतियों को पालन करना है, इनको बनाना है, इनको नीचे इम्प्लीमेंट करना है। राजा भी तो देखता रहता है, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर ही है। ठीक है, तो अकबर से पहली चीज़ क्या सीखने को मिलती है? सबसे पहली चीज़ तो इससे ये सीखने की मिलती है कि धार्मिक सहिष्णु होना चाहिए। ठीक है, जो देश का मुखिया है, जो देश को चला रहा है, उसको रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो करना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, अकबर ने ये किया था। अब कहेंगे कि इसका जो है सबूत क्या है कि अकबर ने ऐसा किया था। आपने दीन ए इलाही के बारे में सुना होगा। अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान दिया था, और जो है सभी धर्मों को मिला के उसने एक दीन ए इलाही नाम का धर्म बना दिया। कहा कि जो है मेरा जो है ये जो दीन ए इलाही है वो रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो करता है। ठीक है, अब सवाल ये कि दीन ए इलाही का मतलब क्या है। शब्दों को तोड़ेंगे। दीन का मतलब होता है धर्म, आस्था, तरीका या जीवन जीने का तरीका, मार्ग। ठीक है, जीवन जीने का मार्ग, ये दीन का मतलब है। अब इलाही का क्या मतलब है? इलाही का मतलब ये होता है कि ईश्वर का या परमात्मा का। सरल भाषा में एक लाइन में पूरा दीन इलाही का मतलब ये होता है कि ईश्वर का धर्म या ईश्वर की राह, ये होता है दीन ए इलाही का मतलब। तो अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान किया और दीन ए इलाही नाम का एक धर्म की कल्पना भी कर दी थी। ठीक है, जो सभी धर्मों की अच्छाइयाँ जो है ना निचोड़ कर बनाया गया था। ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सारे धर्मों को मिला के कहते हैं ना, एक मिक्सर में, आप समझ लीजिए मिक्सर में जूस बनाते हैं आप ना, सेब ले लिया, करेला ले लिया, बहुत सारी चीज़ें लेके एक मिक्स करके मिक्स जूस बनाया। तो वैसे ही दीन इलाही जो है हिंदू धर्म को लिया, इस्लाम धर्म को लिया, और भी धर्मों को निचोड़ के उसने दीन इलाही बनाया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो दीन इलाही है वो रिलीजियस टॉलरेट था, वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। ठीक है, ये होता है दीन इलाही का मतलब। प्रशासन में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसका जो अकबर से जो धार्मिक सहिष्णुता दीन इलाही है, उसे हम सीख क्या सकते हैं, प्रशासन में उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे फेमस जो बार बार बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 14, 15 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, इसको ध्यान में रखना है, इसको फॉलो करना है। यही सीख सकते हैं हम उससे, जो पहले से ही हमारे पास है भारतीय संविधान में। ठीक है, प्रशासन को जो है हर जाति, धर्म और संप्रदाय के साथ समान व्यवहार करना है, ये सीखना है हमें। है तो, लेकिन आज के टाइम पे जो मुखिया है हमारे देश का प्रमुख, उसकी हालत तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। उदाहरण, सरकारी नौकरियों और योजनाओं में किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या सीख सकते हैं हम अकबर से? दूसरी बात हम क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात ये सीख सकते हैं कि न्यायप्रिय और खुला संवाद करना चाहिए। ठीक है, न्यायप्रिय और खुला संवाद मतलब अकबर जो है आम जनता से बात करने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए दीवाने आम में बैठक करता था। आपने सुना होगा दीवाने आम के बारे में। ये पेड़ के बारे में नहीं चल रहा है, आम नहीं खाना है, दीवाने आम। आम का मतलब आम आदमी, साधारण आदमी। ठीक है, तो दीवाने आम में खुली बैठक करता था। प्रशासन में इसका क्या उपयोग कर सकते हैं हम? बातचीत करने के लिए करता था, उनकी समस्याएं सुनता था, उनको बताता था कि क्या करना चाहिए। समझ में? तो प्रशासन में इसका उपयोग कैसे करेंगे कि अधिकारियों को जो है जन सुनवाई करनी चाहिए। हर हफ्ते कम से कम एक हफ्ते में सैटरडे, मंडे किसी टाइम निकाल के लोगों की बात सुनने के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। ठीक है, और खुद को राजा समझ के नहीं जाना चाहिए। अकबर तो राजा था, तो अपने आप को राजा समझ के बैठ गया होगा, लेकिन आपको राजा समझ के नहीं बैठना कि हम राजा हैं और जनता रही है हमसे मिलने। नहीं, जनता मालिक है, आप नौकर जा रहे हैं मिलने, बताने जा रहे हैं आपको कि मालिक देखिए ये सब हुआ है।
ठीक है, फिर जनता चली जाएगी वहाँ से। तो अधिकारियों को जो है जन सुनवाई करनी चाहिए और समस्याओं को न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए, न कि अन्यायपूर्ण हरकत कर देनी चाहिए, न कि 250 करोड़ रुपए आपके घर से मिलना चाहिए। न्यूज़ में तो रोज रोज न्यूज़ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। 250 करोड़ मिल गया, 50 करोड़ मिल गया। एक ऑफिसर अभी 15,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। शर्म आनी चाहिए भाई, कम से कम आईएएस हो तो कम से कम 15 करोड़ तो लेते हुए पकड़े जाओ। 15,000 लेते हुए पकड़े जा रहे हो तुम। तो ये लोग धब्बे हैं। कम से कम घोटाला तो बड़ा करो, कम से कम तुम्हारा पद जो है उस हिसाब से तो घोटाला समझ में आए। क्लर्क वाला का घोटाला कर रहे हो तुम। प्रशासन में अधिकारियों को जन सुनवाई करनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण, लोक शिकायत जो निवारण तंत्र होता है, पब्लिक ग्रीवनांस रिड्रेसल को मजबूत बनाना है, ठीक है। ये हमें अकबर से सीखना है। बनाया तो गया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट मजबूती से हो नहीं रहा है। तो ये कह सकते हैं कि उससे सीखना क्या है, जो पहले से बना रखा है उसको मजबूत करिए। तीसरा क्या सीख सकते हैं मुझसे? प्रशासनिक सुधार करना सीख सकते हैं मुझसे, ठीक है। अकबर ने क्या किया था? आपने जब्ती व्यवस्था के बारे में सुना होगा, जब्ती व्यवस्था, ठीक है। तो जब्ती व्यवस्था को लागू की अकबर ने, जिसमें भूमि की पैदावार के अनुसार कर तय होता था। होता क्या था? देखिए, जब्ती व्यवस्था क्या होती थी? जब्ती व्यवस्था ये होती, मान लीजिए 2 किसान हैं, ठीक है। एक किसान के खेत में मान लीजिए 100 टन गेहूं उगा, ठीक है। एक किसान के खेत में उसकी प्रोडक्टिविटी 100 टन उगाने की थी, और एक दूसरा किसान है जिसके खेत की 50 टन गेहूं उगाने की प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। उसने उगाया 50 टन, इसने 100 टन। अब उसी के हिसाब से टैक्स लगाता था। ये नहीं कि तुमने 50 टन उगाया है, उसने 100 टन उगाया, तो इससे मतलब हमें नहीं है। तुम भी 50% टैक्स दोगे, तुम भी 50% टैक्स दोगे, तो क्या होगा? जाती हो जाएगी। तो ये क्या करता था कि 100 टन जो है जिसने उगाया है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगते थे, ताकि उसको भी जो है न्यायपूर्ण फील हो कि ये ना कि हमारे साथ अन्याय हो गया। और जो 50 टन उगाता था उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगता था। तो फ्लेक्सिबल टैक्स सिस्टम रखा हुआ था। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा आज जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इंडियन सिस्टम में है ना, वैसे ही अकबर ने उस समय लागू किया था, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये सीखने की जरूरत है हमें अकबर से। प्रशासन में क्या उपयोग करना है कि ट्रांसपेरेंसी और वैज्ञानिक तरीके से टैक्स सिस्टम चलाना है। टैक्सेशन सिस्टम अकबर का बहुत जबरदस्त था, ठीक है। उदाहरण के लिए, किसानों की जो आमदनी के अनुसार टैक्स प्रणाली में सुधार करना चाहिए, ताकि किसानों को भी फायदा हो। जो अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया गया 11% का ना, उससे किसानों को तो दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होगा कि बाहर से चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी फर्म है उनको तो फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको कच्चा माल जो है सस्ते में मिल जाएगा। फिर वो अपना मैन्युफैक्चर करके बाहर बेच देंगे महंगे में। किसान क्या करेगा? अब उसके तो जो कपास उगाएगा उसको तो लोग खरीदेंगे ही नहीं ना, तो क्योंकि उससे भी ज़्यादा सस्ता में उसको मिल रहा है बाहर से, ठीक है। तो अपने लोगों का बैंड बच जाएगा। तो ये तरीका ठीक नहीं है। कोई बीच का रास्ता निकालना था जिससे किसानों को भी थोड़ा फ़ायदा हो, और जो कंपनियां चल रही थी, जो फर्म्स थे, उनको भी फ़ायदा हो, ताकि एक इक्वल बैलेंस तो बने। ठीक है। तो चौथी बात क्या सीखने को मिलती है अकबर से? कि प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए, न कि जाति धर्म का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अकबर ने किया क्या था कि जो राजा टोडरमल था, हिंदू था वो, उसको वित्त मंत्री बनाया था, फाइनेंस मिनिस्टर। और जो बीरबल था उसका सलाहकार था। अकबर खुद मुसलमान था, ठीक है। तो उसने योग्यता को सम्मान दिया कि मेरे जो मेरा मिनिस्टर और काउंसिल होगा वो योग्य लोगों से भरा होगा। ये ना कि जाति धर्म के आधार पे मैं देख के मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुस्लिमों को ही रख लूँगा, नहीं। उसने पूरी तरीके से इसको नज़रअंदाज करके उसने जो प्रतिभाशाली लोग थे उन्हीं को रखा था। इसीलिए उसके टाइम का जो टाइम फ्रेम आप पढ़ेंगे अकबर के काल का, तो आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें होती हुई दिखेंगी।
औरंगजेब के टाइम पे आते ही गाली देने का मन करना लगेगा आपको तुरंत, जब जो भी इतिहास पढ़ते होंगे। मन में जितनी गंदी गंदी गालियां आती है वो सब सोच लेंगे कि औरंगजेब के टाइम पे चला है। ठीक है। तो प्रशासन को इससे क्या सीखना चाहिए अकबर से? योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए। कई पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे कांस्टेबल्स होते हैं, बहुत सारे एसआई होते हैं, ईमानदारी से बड़ी बेहतर काम करते हैं, लेकिन करते क्या है ये लोग? जो निहायती भ्रष्ट टाइप के लोग होते हैं, नीच टाइप के लोग होते हैं, उनको उठा लाते हैं ऊपर, और उनका जो मनोबल होता है वो तोड़ देते हैं। ऐसा हर डिपार्टमेंट में होता है। तो वो बेचारा करेगा क्या? वो भी एक टाइम के बाद सोचेगा कि यार प्रमोशन मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी इतनी टिकी हुई है, अब मजबूरी में क्या करेगा? वो भी सोचेगा कि भ्रष्ट बन जाए। इसी पे प्रेमचंद जी की एक किताब है, आप उसका नाम है सेवा सदन। किताब का नाम है सेवा सदन, ज़रूर पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पे सेवा सदन टाइप करिए, उसके बहुत सारे एपिसोड बने होंगे। इसमें है क्या सेवा सदन में कि एक दरोगा है, बहुत ईमानदार है, उसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है, बाकी सब भ्रष्ट हैं, ये ईमानदार है, ये ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन जब इसकी बेटियों की शादी करने की बारी आती है तो लोग दहेज मांगते हैं उस वक्त, ठीक है, इसके पास पैसे ही नहीं होते कि दहेज दे पाए। ये ऐसा परिवार ढूंढता है जो दहेज न ले, ठीक है। अब पता चलता है कि ये इतना ईमानदारी के चक्कर में फंसा हुआ है कि इसकी बेटियों को शादी नहीं होती, तो मजबूरी में क्या करता है, ये भी भ्रष्ट बनने की कोशिश करता है। इसने जो है 5,000 का जो है भ्रष्टाचार कर भी देता है, जेब में रख लेता है। फिर इसकी बेटी की शादी होती है उसी पैसों से। तो जिस दिन शादी रहती है उसी दिन शक हो जाता है, कुछ लोगों ने बता दिया कि इसने रिश्वत ली है, और वहाँ पे जो है अंग्रेज लोग पहुँच जाते हैं। ये अंग्रेजों के टाइम पे चल रहा है, क्योंकि प्रेमचंद जी है उसी टाइम पे लिख रहे थे, 1936 तक जीवित थे वो, ठीक है। उनकी आखिरी जो वो लिख रहे थे लेखन में, मंगलसूत्र था, और आधे पे ही लिख के वो मर गए, पूरा कर भी नहीं पाए थे। इसीलिए जो पूरा कर पाए थे वो था गोदान। गोदान तो बहुत फेमस उपन्यास है, लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ सेवा सदन की। तो होता क्या है, वो वहीं जहाँ शादी जहाँ हो रहा था वहीं से उसको लेके चले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। अब उतनी आर्थिक स्थिति इतनी टूट जाती है उनकी बेटियों की, कि एक बेटी जो उसमें रहती है वो एक जो है तबाह बन जाती है, वेश्या कह सकते हैं, वो बन जाती है, वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाती है। तब कोठे पे जाके कहते हैं नृत्य करना या फिर जो भी काम होता है वो करने लगती है मजबूरी में। एक अधेड़ व्यक्ति से कह सकते हैं अनमेल विवाह कर लेती है, एक कम उम्र की है, सबसे बुजुर्ग महिला से, बुजुर्ग वर्ग से शादी करा दिया जाता है एक वृद्ध पुरुष से। फिर उससे तंग आकर कि वो आदमी भी उसको ढंग से जो है सुरक्षा नहीं देता है, बदतमीजी करता है, तो क्या करती है कि वो मजबूरी में तबाह बनती है। फिर इसी के इर्द गिर्द पूरा कहानी चलता है, समझ में आया? तो ये यहीं से अकबर से ये सीखने को मिलता है कि जो योग्य लोग हैं उनको प्रमोशन दे, उनको जो है नियुक्तियां जो है योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हो, प्रमोशन करना चाहिए उसका, ताकि उसके मन में ये घृणा भावना आए कि यार हम ईमानदारी क्यों है, ठीक है। अब ये देखिए, आप लोगों को एथिक्स पढ़ना है, एग्जाम में लिखना है, इसलिए मैं बहुत इस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। सच्चाई आप लोगों को पता है कि रोड पे क्या होता है, झूठ छुपाने का कोई मतलब है नहीं। तो साफ साफ ये सुन लीजिए कि आप लोग को एग्जाम में लिखना है तो आप लोग को ये पढ़ना है, बाकी सच्चाई तो आप लोग को ही पता है कि कितना आदर्शवादी आदर्श चल रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए आरक्षण और चयन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता होनी चाहिए, सुनिश्चित करनी तो चाहिए। 5वीं चीज इससे क्या सीख सकते हैं? शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, एजुकेशन और अपने कल्चर का संरक्षण करना चाहिए, प्रोटेक्शन जरूरी है। अकबर ने क्या किया था कि अपने फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के विद्वानों को जो है संरक्षण दिया था, जो इस तरह की भाषा में निपुण थे, विद्वान थे, लेखन करते थे, उनको अपने दरबार में लाया, उनको जो है पूरी सुरक्षा दी, उनके लेखों को लिखवा के संग्रहित करवाया गया, रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ें। कई पुस्तकों का अनुवाद भी करवाया था, ठीक है। तो प्रशासन इसका क्या उपयोग कर सकती है, इससे क्या सीख सकती है, ठीक है। प्रशासन कर सकती है कि अकबर से ये सीख सकती है कि सांस्कृतिक एकता और विविधता को बनाए रखने के लिए शिक्षा को बहुभाषी और समावेशी बनाना चाहिए। अभी जो ये विवाद चलता है ना देश के अंदर कि एक भाषा कर देंगे पूरे देश को, एक भाषा कर देंगे पूरे देश को, मूर्खता है,
ठीक है। एआई के ज़माने में आप ये जो एक भाषा करके मूर्खता कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी पे काम करना था, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे काम करते तो सारे भाषाओं का सम्मान करते और सारे भाषाओं को संजो के रखते। आपने एक मूवी देखी होगी, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें एक सीखने वाली बात ये थी कि जब देखते हैं आप, दीपिका पादुकोण का केस आता है, जब वो एक चाइनीज से बात कर रही होती है, तो क्या करते हैं, वो कान में एक वियरेबल्स पहने रहते हैं। वो बोलता है चाइनीज में, वो सुनती है हिंदी में। अब वो हिंदी में बोलती है, ये सुनता है चाइनीज में। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना चाहिए था, या इस पे काम नहीं हो सकता? इस पे काम करके पूरी भारत की जितनी भी बोलियां भाषाएं हैं उन सबको इंक्लूड करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाए कि जैसे पहले फ़ोन के साथ हमको एक हेडफोन मिलता था फ्री में ना, कि फ्री में हेडफोन ईयरफोन मिल जाता था कान में लगाने का, तो ऐसा कोई वेरिएबल्स हमें प्रोवाइड करा दिया जाए पूरे देश के लोगों को। तो ये भाषा का दिक्कत है क्या? ये केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का एक गंदा तरीका है, बस, और कुछ नहीं। तो इस पे क्या काम नहीं हो सकता है? टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकते हैं? ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो नारा अच्छे से चल रहा होता है बहुत तेजी से, तो क्या वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मॉडल नहीं चलना चाहिए एआई टूल्स के लिए? जो इंडियंस हैं उनको नहीं मिलना चाहिए ये सारी चीज़ें, कि गवर्नमेंट एक ही बार में सब्सक्रिप्शन ले ले और गवर्नमेंट जो है इंडियंस को फ्री में दे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था कि एआई के ज़माने में अगर हम भारतीय को ये सारे एक्सेस नहीं मिलेगा, वो तो पीछे हो जाएगा। जिनको रिसर्च करनी है वो रिसर्च करे, जिनको मार्केटिंग करनी है वो मार्केटिंग करे। अधिकांश भारत अभी भी परचेजिंग पावर नहीं है उसकी कि वो एआई चैट जीपीटी खरीद सके। ये तो अच्छी बात है कि परप्लेक्सिटी जो है एयरटेल यूजर्स के लिए फ्री किया हुआ है, प्रो वर्जन। जो भी एयरटेल यूजर्स है वो परप्लेक्सिटी प्रो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जेमिनाई ने ये किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बस उनके लिए फ्री किया है, सबके लिए नहीं किया है। लेकिन ये परप्लेक्सिटी का फ़ायदा ये है कि जो एयरटेल यूज़र है सबके लिए फ्री है, जो एयरटेल यूज़ करेगा सबके लिए फ्री है। तो इस तरीके के मुद्दों पे काम करना है, ठीक है। यही चीज़ से सीखने की ज़रूरत है कि जो उसने अपने टाइम पे अपने हिसाब से काम किया, हमें अपने टाइम पे हमने अपने अकॉर्डिंग काम करना है, कि टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ताकि सारी भाषाओं को संजो के रखें, ताकि हम बता सके, भविष्य के लोगों को भी ये पता चल सके कि हमारे यहाँ इतनी विविधता थी फिर भी एकता थी। जैसे लोग बोलते थे ना, अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो बोलते थे कि इतनी विविधता है कि अपने आप में ही ये हर 10 कदम पे एक देश है, ये बचेगा नहीं, ये टूट जाएगा। तो उनको शंका ये थी कि इतने धर्म, इतनी संप्रदाय, इतनी जातियां हैं कि लड़ते रहेंगे ये लोग। तो इस तरीके का कुछ इस पर टेक्नोलॉजी पे काम करके उसको बराबर कर देना चाहिए था। कोई लड़ाई नहीं करता। कहते भाई तमिल बोल रहे, कोई बात नहीं, हम तो पहन लेंगे हेडफोन, तुम बोलो तमिल में हम सुनेंगे हिंदी में, तुम बोलो उड़िया में हम सुनेंगे हिंदी में, हम हिंदी बोले तुम उड़िया सुनो, असमिया सुनो, कन्नड़ सुनो, महाराष्ट्रियन सुनो। लेकिन मूर्खता, 22-22 साल की उम्र के, 23-23 साल उम्र के लड़के लड़ रहे हैं मूर्खों की तरह। तो हमें ये सारी चीज़ें से सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। उदाहरण, पाठ्यक्रम में जो है विभिन्न सांस्कृतिक योगदानों को शामिल करना चाहिए। जैसे यूपीएससी के में आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाता है ना, क्यों पढ़ाया जाता है? आपको बताया जा सके कि इतनी विविधता है, हर तरीके के डांस फॉर्म है यहाँ पे। डांस फॉर्म है, खाने के तरीके हैं, पहनने के तरीके हैं, बोलने के तरीके हैं, भाषा है, बहुत सारी जातियाँ हैं, सब कुछ है। सबको साथ लेके चलना है, सम्मान करना है सबकी, ठीक है। तो ये अकबर से सीखने की ज़रूरत है। ये 5 चीज़ें तो इसके सीखने की ज़रूरत है। अब इसकी एक बुक है बहुत ही फेमस, राइटर है अबुल फजल, उन्होंने ही लिखा है, नाम है अकबरनामा, सभी ने सुना होगा। तो ये क्या है, अकबरनामा में क्या है, अकबर के शासनकाल, व्यक्तित्व और नीतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बहुत विस्तार से बताया है। बुक मोटी है काफ़ी, लेकिन पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी अवेलेबल है, आराम से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स का। और भी हैं जिनको नोट्स में आपको दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, नाम पढ़ देते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। इनकी आत्मकथा है, इनके जीवन के संघर्ष और सिद्धांत और सपनों की कहानी के बारे में इसमें काफ़ी विस्तार से दिया गया है। पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे वीपी मेनन के बारे में भी लिखा है मैंने इसमें,
वीपी मेनन कौन थे, क्या थे, सब बताया गया है इसमें। उनसे क्या सीख सकते हैं। इनकी एक बुक थी द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पढ़ सकते हैं। और है के एम पडिक्कर के बारे में लिखा हुआ है, किताब है इन पे, इंडिया एंड द इंडियन ओशन, इसको पढ़ सकते हैं। पी एन हक्सर के बारे में लिखा हुआ है, पी एन हक्सर पे भी एक बुक है एन ओडिसी इन डिप्लोमेसी, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मोहम्मद यूनिस के बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने गरीबी उन्मूलन पे काम किया था काफ़ी, ठीक है, बुक है इन पे। बैंकर टू द पुअर, पीसी अलेक्जेंडर के बारे में लिखा हुआ है, किताब है पोर्ट्रेट ऑफ अ लीडर, पीसी अलेक्जेंडर, ठीक है। इन्होंने प्रशासनिक योगदान पर काफ़ी विस्तार से लिखा है इस बुक में, समझ में आया। वर्गीस कुरियन के बारे में लिखा हुआ है, दूध की क्रांति, भूले नहीं होंगे, इनका नाम पहले आता है इसमें। किताब का नाम, इसमें किताब भी है, किताब का नाम हमेशा बोलूँगा, द मैन बिहाइंड द वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, मतलब दूध की क्रांति। बुक का नाम है आईजी पटेल, बुक का नाम है आईजी पटेल अ लाइफ इन अ पब्लिक सर्विस। ये मैं अब डिटेल में इनके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, आपको नोट्स में देख लेना है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आसान लैंग्वेज में। मैं बस तरीका बता रहा था कि कैसे आपको इनसे सीख लेना है। एम एस स्वामीनाथन के बारे में कोई नहीं भूल सकता, इनके बारे में ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हीं की वजह से आया था। भारत जो है खाने में आत्मनिर्भर हुआ था, फूड में, अब तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। इनकी बुक है फ्रॉम ग्रीन टू एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये बुक है। नेट पे सर्च करके अपने तकिए की किताब के पास भंडार बनाइए इनका, पढ़िए भले मत, लेकिन रख लीजिए अपने पास, कभी तो मन करेगा पढ़ने का। तो जगमोहन मल्होत्रा के बारे में है। ऐसे ऐसे नाम है जो आपने कभी कभी कुछ तो फेमस है सुने होंगे, कुछ तो नहीं सुने हैं, वो नाम है इसमें। इनकी बुक है माई फ्रोजन ट्रबलेंस इन कश्मीर, जब कश्मीर में ये अपने काम कर रहे थे तो उस समय का जो अनुभव है वो साझा किया है इसमें। एक है ब्रजेश मिश्रा का, सुना ही होगा, ये जो है एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के पहले, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने उनसे क्या सीख सकते हैं वो है सारी चीज़ें। बुक है, इन्होंने बुक था जो इसमें इन्होंने लिखा है कि संजय बारू ने लिखा है ये बुक, जिसमें ब्रजेश मिश्रा के बारे में लिखा हुआ है। किताब का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पर एक मूवी भी बनी है, आपने सुना होगा एक मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये इसी बुक पे है। जूलियो फ्रांसीसी रिबेरो, इनके बारे में है, ये नाम पहली बार सुन रहे हूँ। एक बुक है बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर, ये जूलियो एफ रेबेरो ने ही लिखा है ये बुक। क्या है इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर बी डी शर्मा, ब्रिजेंद्र कुमार शर्मा फुल फॉर्म है, एक आईएएस अधिकारी थे ये। बुक का नाम है द ट्राइबल आइडेंटिटी एंड मॉडर्न वर्ल्ड, बी डी शर्मा ने ही लिखा है ये किताब, ठीक है। ई श्रीधरन, जिसे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इनसे क्या शिक्षा मिलती है। अब मेट्रो मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बुक का नाम है जो है आर बालाकृष्णन राइटर है, और इंडियाज रेलवे मैन, अ बायोग्राफी ऑफ ई श्रीधरन। तो आपको मेट्रो जो चलती है आज ना, आपको उसके बारे में पता चलेगा इस बुक को पढ़ने के बाद। लेकिन आपको बुक नहीं पढ़नी है, आपको इनसे क्या सीखना है वो लिखा हुआ है इसमें, पॉइंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। टीएन सेशन के बारे में सभी जानते हैं, रूल ऑफ लॉ, फियरलेस, लेसन्स। अब टीएन सेशन ने खुद एक बुक लिखी थी, अ हार्ट फुल ऑफ बर्डन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ टीएन सेशन, इन्होंने खुद ही लिखी है अपनी कहानी। तो ये बुक का नाम था। अनिल बोरडिया, नाम पहली बार सुना होगा आपने। किताब का नाम है, राइटर भी यही है, लोक जम्बिस पीपल्स
मूवमेंट फॉर एजुकेशन बुक का नाम है, ठीक है। केपीएस गिल, ये भी नाम पहली बार लग रहा होगा। केपीएस गिल कौन है? कंवरपाल सिंह गिल, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स दिया हुआ है। बुक राइटर भी है ये, इन्होंने ही लिखा है एक बुक कि पंजाब द एनिमीज विद इन। तकिए के पास रखना है ये सारी किताबें। जेएन दीक्षित, बुक का नाम बोल देता हूं। जेएन दीक्षित ने ही लिखा है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। जिन्हें फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रुचि हो वो पढ़ सकते हैं, तकिए के पास रखिए। नरेंद्र नाथ वोहरा, नरेंद्र नाथ वोहरा, इनके बारे में समझना है, पॉइंट्स निकाल लेने हैं 5-5। इन्होंने एक बुक लिखी है नरेंद्र नाथ वोहरा ने, कश्मीर क्राइसिस, व्यू पॉइंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस इनिशिएटिव्स, ठीक है। अरोड़ा रॉय, अरोड़ा रॉय नाम सुना होगा इनका। एक बुक लिखी है इन्होंने द आरटीआई स्टोरी, पावर टू द पीपल, ठीक है, बुक का नाम है। आई डेयर, किरण बेदी एक एडमिनिस्ट्रेटर है और उन्होंने एक बुक लिखी है आई डेयर, बुक का नाम है। हर्ष मंदर, हर्ष मंदर के बारे में सुना होगा आपने, नहीं सुना तो गूगल करिए। अनहियर्ड वॉइस, स्टोरीज ऑफ फॉरगेटन लाइव्स, ठीक है, ये हर्ष मंदर है, उन्होंने बुक लिखी है। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक मैंने जो बात करी ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में बात करी, उनकी किताबों के बारे में बात करा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पहला है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का रहने वाला था नेपोलियन, महान सेनानी था, एक प्रशासक था जबरदस्त, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसके अंदर जो है नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक सुधार और न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, ठीक है। तो इससे सीखने को क्या मिलता है हमें? नेपोलियन बोनापार्ट से सीखने को क्या मिलता है? एक प्रशासक होने के नाते, एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होने के नाते हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? नेतृत्व और दृढ़ता, पहला है नेतृत्व और दृढ़ता सीखने को मिलती है, ठीक है। नेपोलियन ने बताया कि एक सफल नेता को कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। उदाहरण, अगर आप प्रशासन में हैं तो मुश्किल हालात में भी धैर्य न खोएं और समाधान निकालने की कोशिश करें, ठीक है। व्यवस्था और अनुशासन, दूसरा है व्यवस्था और अनुशासन। नेपोलियन ने अपने सैनिकों में कड़ा अनुशासन रखा था। प्रशासन में भी यही जरूरी है कि नियमों का पालन हो, ठीक है। उदाहरण के लिए सरकारी विभाग में सभी कर्मचारियों को समय पर काम करना और नियमों का पालन करना चाहिए। पंचुअलिटी तो उनमें होनी ही चाहिए। अगर टाइम रखा है कि 8 बजे आना है तो आप 8 बजे पहुंचिए, अपना काम शुरू करिए 8 बजे। पेट खुजाते हुए 9 बजे पहुंचते हैं। कोई बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाता है, बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर वो हो जाए कि अगर आप 8 बजे से, अगर 8 बजे आप टाइम रखा गया, आप 8 बजे पहुंच के अगर अपना बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको अब्सेंट मान लिया जाएगा। तो हो सकता है कि वो टाइम पे पहुंचे, लेकिन इसका भी लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, अपने अंगूठे का कुछ बनवा लेते हैं वो कि हम नहीं आएंगे, आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक नहीं है ये। न्याय व्यवस्था में इसने सुधार करी थी नेपोलियन बोनापार्ट में, ठीक है। किया क्या था इसने? नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड बनाया था। एक जो है कानूनी प्रणाली थी ये, जिसमें न्याय सबके लिए सरल और समान हुआ, ठीक है। उदाहरण, प्रशासन में कानूनों को सरल और जनता के लिए समझने योग्य बनाना जरूरी है ताकि वो न्याय पा सके। ये सीखने की जरूरत है हमें नेपोलियन से। जो नेपोलियन कोड बनाया था उसने बहुत ही भाषा बहुत सरल रखी थी ताकि सभी समझ सके। लेकिन आज के जो कानून बनते हैं वो आम जनता से दूर दूर तक परे होते हैं। खुद जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो लैंग्वेज पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, उनको भी माथा फोड़ना पड़ता है समझने के लिए। जब वो बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ करते हैं तब जाकर उनको समझ में आता है। अच्छा, बात ये है, जानबूझ के आसान नहीं करते वो। तो ये सीखने की ज़रूरत है नेपोलियन से हमें कि भाषा आसान रखो। और क्या सीखने की ज़रूरत है हमसे? सशक्त प्रशासनिक प्रणाली बनानी चाहिए, ठीक है।
उसने केंद्र और प्रांतों के बीच जो है संतुलित प्रशासन स्थापित किया था। केंद्र थे, प्रांत थे, आज जैसे हमारे यहाँ केंद्र है, राज्य है, तो दोनों के बीच संतुलित जो है प्रशासन बनाया हुआ था। तो वैसे ही हमें नेपोलियन से ये सीखने की ज़रूरत है कि प्रशासन में केंद्र और स्थानीय अधिकारियों के बीच जो तालमेल है वो बनाए रखे, कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। पहले तो यहीं पे आके जब सेंटर और जो राज्यों के जो अधिकारी होते हैं उनमें ईगो क्लैश हो जाता है। कोई स्पष्ट नियम तो है नहीं, ढंग से बनाया नहीं है कि आपको जो है इनकी बात सुननी है, उनकी बात सुननी है, उनके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। होता क्या है, आते ही सामने ईगो क्लैश हो जाता है। होता क्या है, उसको उसके लिए जनता भुगतने लगती है, उसके लिए नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में देरी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है काफ़ी। और क्या सीखने की ज़रूरत है, एक जो है स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होना चाहिए, वैसी सोच लेके चलनी चाहिए, रणनीतिक सोच होनी चाहिए। नेपोलियन क्या करता था ना कि हमेशा कदम जो है रखता तो अपना सोच समझ के रखता, जो भी प्लान बनाता था बहुत सोच समझ के बनाता था। हाइट में छोटा था लेकिन एक नंबर का खुखार टाइप का था, जहाँ जाता था जीतने की कोशिश करता था हमेशा। वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है तो ब्रिटेन खौफ खाता है। उस वक्त ब्रिटेन थरथराता है। उसने नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारी जगह जीते और उसने ये बोल दिया था पूरे यूरोप में कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ब्रिटेन जो है डर के मारे पूरे यूरोप में तो व्यापार नहीं कर पाता था, तो क्यों भारत जैसे उपनिवेशों को टारगेट कर रहे थे ये ब्रिटेन के लोग। समझ में आया? तो प्रशासन में जो है इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, प्रशासन में योजना बनाते समय सभी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए और जोखिमों का अनुमान लगाएं। ठीक है, ये करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमको नेपोलियन से सीखना चाहिए इन सब चीज़ों को। प्रशासक को, एक आईएएस को, एक आईपीएस को, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि आईएएस आईपीएस इनके बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रशासन में उपयोग क्या कर सकते हैं, नेपोलियन की शिक्षाओं का। नेपोलियन से हम प्रशासनिक अधिकारी क्या सीख सकता है कि कठिन स्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखें, स्टेबल रहें, रूल ऑफ लॉ का पालन करें, जस्टिस सिस्टम जो बनी हुई है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, लोगों के लिए सुलभ बनाए, लोग समझ सकें, प्रशासनिक जिम्मेदारियों का जो स्पष्ट बंटवारा करें, योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए गहराइयों से रणनीति बनाएं। ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट पे ही एक बुक लिखी गई है, उसके जीवन पे और प्रशासनिक कौशल, जो प्रशासनिक रूप से जितना स्किल्ड था उसके ऊपर एक विस्तृत किताब लिखी गई है। जो राइटर है वो एंड्रयू रॉबर्ट्स हैं और बुक का नाम है नेपोलियन अ लाइफ। समझ में आया? तो क्या करना है, बुक खरीदनी है, तकिए के पास रख लेना है, पढ़े भले मत, कवर देखते रहिए। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में एक नेशनल और इंटरनेशनल माइंडसेट आपका चलता रहेगा। आपके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स के, इंडियन लीडर्स के बुक होंगी आपकी बुक में, तो आपके घर की बुक रूम की शोभा बढ़ाएंगी। चलो कम से कम इतने लोग तो हैं, कहते हैं एक खौफ बनाना, उनको रख लीजिए, एक एक पन्ना पढ़ते रहिए। लोग कहेंगे कि यार इतना यार खुद ही सिलेबस है, इसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। मिलेगा टाइम, लेटते वक्त जो आप सोते हैं ना उस समय फ़ोन में चला के, फ़ोन साइड में रख के एक एक पन्ना उसको पढ़ लीजिए। पढ़ते पढ़ते किताब आपके मुंह पे गिर जानी चाहिए, ऐसा हो जाए, उसी पे भूत होना चाहिए अंदर पढ़ने के लिए। दूसरा ये हो गया, नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ लिया कि नेपोलियन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या क्या सीखना चाहिए उनको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे बेहतरीन व्यक्ति मिखाइल गोर्बाचेव। ये वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मिखाइल गोर्बाचेव। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, भारतीय नहीं थे ना इसलिए। तो मिखाइल गोर्बाचेव थे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम नेता थे। सोवियत संघ समझ रहे हैं, यूएसएसआर जब पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, जुड़ा हुआ था, जब सोवियत संघ कहा जाता तो उसके नेता थे वो। तो उन्होंने सोवियत संघ में बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार किए थे जिनसे विश्व राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। ठीक है, वे ग्लासनोस्त, यानी ग्लासनोस्त का मतलब ये होता है पारदर्शिता, और पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण,
इनके लिए जाने जाते थे वो, मतलब पारदर्शिता और रीबिल्डिंग के लिए जाने जाते थे, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इनसे सीखने वाली बात क्या है? पहली बात तो यही सीखने वाली बात है कि इनको पारदर्शिता के लिए जाना जाता था, यानी ग्लासनोस्ट के लिए जाना जाता था। तो इसी इसी को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि गोर्बाचेव ने जो है प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया था, ताकि जनता को सरकार की नीतियों को पता चले और वो जागरूक हो। जैसे आज गवर्नमेंट पीआईबी के द्वारा हमें बताती है ना कि देखो हम ये कर रहे हैं, लेकिन पीआईबी पे ध्यान कौन देता है? आईएएस एस्पिरेंट ध्यान देता है, कंपटीशन या तो जर्नलिस्ट ध्यान देते हैं, या तो लॉयर्स होते हैं वो ध्यान देते हैं, बाकी कौन ध्यान देता है उस पर? ना के बराबर। तो होना ऐसी चीज तक रणनीति लेनी चाहिए कि सबको समझ में आए, सबको पता चले। प्रशासन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पारदर्शिता का? प्रशासन में खुलापन रखें, जनता को योजनाओं और फैसलों के बारे में जानकारी दे ताकि उनका विश्वास बना रहे। कैसे? सरकार कैसे कर सकती है? मिखाइल गोर्बाचेव के इससे क्या सीख सकती है? कैसे? आरटीआई लाया गया था, जनता सवाल पूछेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल जवाब देंगे। लेकिन आज आरटीआई पे ही ऐसा संशोधन कर दिया गया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, और आरटीआई के ऐसे सेक्शन में संशोधन कर दिया गया कि आप सवाल पूछेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? जो पीआईओ होगा वो बोलेगा सॉरी, हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने दे दिया और कोई जो एक्ट में लिखा हुआ है अगर उससे वायलेट हो गया तो हमको 250 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा। हमारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, हम देंगे कहाँ से? अपने आप को भी बेच दे तो भी 250 करोड़ नहीं ला पाएंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी बन रही है जो कि गलत है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हर चीज़ को सेंट्रलाइज नहीं करना है। हर एक्ट में आप देखेंगे जो भी संशोधन आज गवर्नमेंट कर रही है 2014 से अभी तक, सेंट्रलाइज करना है। इन्होंने क्या किया था? पहले ही आते हुए जुडिशरी पे हमला कर दिया। क्या किया था? क्या था कि अब जुडिशरी के जो जजों का अपॉइंटिंग होगा उसमें जो है एग्जीक्यूटिव भी होंगे, प्रधानमंत्री का रोल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि चलो भाई निकलो यहाँ से, ने डंडा रखा हुआ है हमने। तुरंत जो ये एनजेएलसी लाया था इन्होंने, उनको कह दिया सुप्रीम कोर्ट कि ये असंवैधानिक है, गेट आउट। एक सेपरेशन बना हुआ है जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, वो बरकरार रखो, हीरो मत बनो। तो जुडिशरी तो अपने आप पे अपना ताकत दिखा दी कि चलो गेट आउट तुम। और जगह लोग नहीं कर पाए, और जगह जितने भी एक्ट बन रहे हैं उसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है हर चीज़ को। आप देखेंगे तो पावर कहाँ गई? ये करता था अब सेंटर करेगा, अब ये था अब सेंटर करेगा। और आप अनुपात देखेंगे ना, तो जब भी कोई संशोधन हो रहा है या कमेटी बन रही तो कमेटी में कितने लोग रहेंगे? 2 सेंटर के रहेंगे, 1 जो है विपक्ष का रहेगा। तो जो अनुपात क्या बन रहा है? 2:1 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक मना भी करेगा, अगर 2 हाँ वो भी बोल देंगे तो मामला पास हो जाएगा। ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको जितने भी एक्ट बन रहे हैं। वक्फ बोर्ड बना, देख लीजिए उसमें जितने भी बने हैं अभी तक, जितने संशोधन हुए, तो इसी को बोला जा रहा है कि जो है तानाशाही दिख नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है। इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक तानाशाही। डेमोक्रेसी ऊपर ऊपर से दिखनी चाहिए, लेकिन कानूनों के माध्यम से डिक्टेटरशिप आ जाए धीरे से। तो इस तरीके का गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव से सीखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी बरतो। ठीक है, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, मतलब पेरिस्ट्रोइका को अपनाना चाहिए। पेरिस्ट्रोइका का मतलब क्या बताया था मैंने? पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब इसका मतलब यह है कि पुराने सिस्टम को सुधारने और नई व्यवस्था लाने की कोशिश करनी चाहिए। पुरानी व्यवस्था को सुधारें और नई व्यवस्था लाने की कोशिश करनी चाहिए। नई व्यवस्था लाएं, उससे बेहतर लाएं, ये नहीं कि उसी में घालमेल कर दें। जैसे अभी आईपीसी सीआरपीसी को संशोधित किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह आया। जितने भी सेक्शन बदले गए उसको ध्यान से दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो आपको घालमेल दिख जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन दिखना शुरू हो जाएगा कि संशोधन तो किया लेकिन ऐसा किया है कि पूछो मत। इसमें भी घालमेल कर दिया, अपने फायदे के लिए किया हुआ है गवर्नमेंट ने। मेरी बात हमेशा एक याद रखिएगा, जब जब गवर्नमेंट की ताकत बढ़ेगी, गवर्नमेंट मतलब क्या? नौकर। जब जब नौकर की ताकत बढ़ेगी, मालिक की ताकत खत्म होगी, मतलब नागरिक की ताकत कम होगी। अब नागरिक की ताकत कम होगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फ्रांस की क्रांति पढ़ लीजिए,
उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करी है कि ये अधिकार जो है लोकतंत्र है, जनता के पास ज़्यादा शक्ति हो, न कि गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट हमने फॉर्म करी है, हमने उनको एक प्रतिनिधि भेजा हुआ है हमने बना के कि देखो भाई तुम हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हो, हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं थ्रू द टैक्स, ठीक से काम करो, हम पे हुक्म मत चलाओ, नौकर हो तुम, नौकर बनो, तुम मालिक बन के हम पे हथियार चला रहे। नेपाल इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण अभी देखने को मिला है कि उसने जनता ने बता दिया कि मालिक हम हैं, नौकर तुम हो। वित्त मंत्री को दौड़ा के जूतों से मारा था। अभी नई गवर्नमेंट, अभी फिर से नए राष्ट्रपति बन रहे हैं, नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो अब हो सकता है कि थोड़े ठीक तरीके से वो काम करें ताकि फिर से इस तरीके का देखने को न मिल जाए, क्योंकि जेनजी को चस्का लग चुका है। खून कह सकते हैं ना, शेर को खून लग गया है मुंह पे, वो भड़क सकती है कभी भी, तो हो सकता है वो कायदे में काम करे। समझ में? जब जब गवर्नमेंट की ताकत बढ़ेगी, सिटीजन्स की शक्तियां कम होगी, अधिकार कम होंगे। अधिकार कम होने का क्या मतलब है? आपको एग्जाम्पल में दिखेगा, आपको बोलने का अधिकार कम कर दिया जाएगा। आप बोलने से पहले डरेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने से पहले डरेंगे, गवर्नमेंट का आलोचना करने से पहले डरेंगे। समझ में आया? ये होता है राज्य की ताकत बढ़ना और नागरिक की ताकत कम होना। आप पे सिटीजन, आपको राजद्रोह का केस लग जाएगा तुरंत, छोटी छोटी बातों पे आपके केस किया जाएगा। केस से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन डराया जाएगा। यही होता है राज्य की ताकत बढ़ना, नागरिक की ताकत कम होना। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट की ताकत बढ़ गई, हमारी गवर्नमेंट की ताकत बढ़ गई, नाचते हैं उस पर। वो कह सकते हैं कि अपने ही मूर्खता पे वो डांस कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। अगर उनको ढंग से जानकारी हो जाए कि अगर गवर्नमेंट की ताकत बढ़ेगी तो हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, दिक्कत में आएंगे हम। समझ में आया? तो मिखाइल गोर्बाचेव से हमें सीखने की जरूरत है, मिखाइल गोर्बाचेव से हमें सीखने की जरूरत है कि पेरिस्ट्रोइका को अपनाने की जरूरत है कि पुराने सिस्टम को सुधारें, नई व्यवस्था लाएं, लेकिन बेहतर तरीके से लाएं। प्रशासन में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रशासन में नई तकनीक और नीतियों को अपनाने में संकोच न करें, समय के साथ सुधार करते रहें। ठीक है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान की सबसे खूबसूरत आर्टिकल वही है, आर्टिकल 368, जो अपने आप को एक रुकी हुई नदी नहीं, बहती हुई नदी बनाता है भारतीय संविधान को, कि समय रहते रहते हम अपने आप में चेंजेस करते रहेंगे, बदलाव करते रहेंगे, और भारतीय संविधान की जो जीवंतता है वो बनी रहेगी। समझ में आया? ये खूबसूरती, आर्टिकल 368 सबसे खूबसूरत आर्टिकल है भारतीय संविधान में। अब और मिखाइल गोर्बाचेव से क्या सीखने को मिलता है? संवाद और सहमति से काम करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की गवर्नमेंट नहीं करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लोगों के सवाल लेना चाहिए, आलोचना को जो है अच्छे हेल्दी रूप में लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक है? तो गोर्बाचेव ने लोगों और पार्टियों के बीच संवाद बढ़ाया, जिससे विवाद कम हुए। लोगों से बात करते थे, पार्टियों के बीच में सुलह करवा देते थे। एक प्रशासक की बहुत बड़ी खूबसूरती है ये। उदाहरण, प्रशासन में सभी विभागों और लोगों के बीच अच्छे संवाद हो, सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए उनका। और क्या सीख सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव से? विश्व शांति और सहयोग का संदेश। उन्होंने वैश्विक शांति के लिए काम किया था और युद्ध को कम करने की पहल की थी। ग्लोबल शांति, ग्लोबल पीस के लिए काम करना ज़्यादा पसंद किया उन्होंने। उदाहरण, प्रशासन में आपसी समझ और सहयोग से काम करें, तनाव और विवादों को कम करना चाहिए। होता है कभी कभी आप देखेंगे, अब ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि पुलिस पे ही चढ़ बैठी है मारने के लिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में, वकील को ऊपर मारने चढ़ गया है। पत्रकारों से ही नहीं बन रहा है। एक दो खेमों में बटे हुए पत्रकार, एक सत्ता की गुलामी, एक सत्ता की आलोचना करने वालों को तो ठीक है, गुलामी वालों का ठीक नहीं है मामला। समझ में आया? ये सारी चीजें हो रही हैं। और क्या सीख सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव से? दूरदर्शिता और साहस। गोर्बाचेव ने कठिन परिस्थितियों में बड़े सुधार किए थे जो जोखिम भरे थे। उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या रिफॉर्म कर दिया था उन्होंने। निडर व्यक्ति थे, कह सकते हैं कि 1000 की भीड़ में ऐसी बात कहना कि जो है कि 999 लोगों को पसंद ना आए, मार दे उनको, लेकिन फिर भी वो बोले,
ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। उदाहरण, प्रशासन में बड़े, उनसे सीख क्या सकते हैं प्रशासन में, इंडियन मतलब प्रशासक क्या सीख सकता है उनसे? केवल भारतीय प्रशासक नहीं, जितने भी देश के लोग हैं उन सारे प्रशासक क्या सीख सकते हैं इनसे, कि प्रशासन में बड़े फैसले लेने से डरे नहीं, सोच समझकर साहस दिखाएं, करेजियस रहें। कहते हैं ना कि ऊपर से दबाव आ गया, हमारे ऊपर दबाव आ गया तो हम दब गए। अच्छा, दब गए तो प्रशासन में क्यों आए? जाकर ठेला लगा लो, अपना दुकान चलाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो। जब दबना ही है तो भाग जाओ, यहाँ से जाओ, जाके व्यापार करके पैसा कमाओ, पैसा छापो। डरना ही था तो क्यों आए यहाँ पे? दिमाग में हावी था कि 500 करोड़ तो बना ही लेंगे, तब 500 करोड़ बनाना था तो फिर दबने के लिए डरोगे भी। जिसका व्यक्तित्व मजबूत होता है वो दबता नहीं है, वो मरने के लिए तैयार रहता है, कहते मार दो चलो। प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे? मिखाइल गोर्बाचेव का जो शिक्षा है वो क्या है, उनसे सीख सकते हैं, और प्रशासन में क्या उपयोग करेंगे? ट्रांसपेरेंसी, खुलापन, पहला। आरटीआई को निष्पक्ष रखना चाहिए, आरटीआई के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, पुराने तरीकों को सुधारने के लिए तत्पर रहें। सीआरपीसी आईपीसी का जो सुधार हुआ है उसको और बेहतर बनाएं, जो अभी बेहतर किया है उसमें कुछ और घालमेल है, उनको और बेहतर करना है। चुन चुन के विभागों और जनसाधारण के बीच जो है संवाद मजबूत करें। विवादों को कम करने के लिए समझौता और सहयोग पर जोर देना चाहिए। जोखिम लेने और सुधार लाने का साहस रखें। ये समराइज किया मैंने अभी सबको। अब मिखाइल गोर्बाचेव की एक बुक है जो मिखाइल गोर्बाचेव ने खुद ही लिखा हुआ है। अपनी ज़िंदगी, अपने कार्यकाल के दौरान जो है उन्होंने जो जो किया है, जो जो अनुभव पाए हैं उन्होंने, वो सब कुछ इस बुक में लिखा है। बुक का नाम है मेमोरियस। बुक का नाम है मेमोरियस, ठीक है। तो क्या बोलता हूँ मैं, खरीदना है, तकिए के पास रखना है, बुक सर के बगल में रहना चाहिए, एक बुक तो रहनी चाहिए सर के बगल में। अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप एक कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी, जरूरी नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए जरूरी नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, नहीं है, कॉमिक की बुक ही रखिए, कॉमिक्स की बुक रखिए। अक्षरों को पढ़ने के लिए बगल में अपने तकिए के पास एक बुक होनी चाहिए, कि कॉमिक्स भी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हास्य की ज़िंदगी में हास्य कलाकारों का बड़ा महत्व होता है। तो वो हास्य साहित्य कह सकते हैं उसको बगल में रखिए, कोई भी। इससे क्या होगा कि आप हास्य की साइकोलॉजी को समझेंगे, हंसने की साइकोलॉजी को समझेंगे। कार्टून का अगर आप रखते हैं, कोई कह सकते हैं कि मैगजीन, बच्चों वाली मैगजीन रखते हैं, वो भी रखिए। बच्चों की साइकोलॉजी समझ में आएगी आपको, क्योंकि आप खुद बच्चे थे लेकिन उस वक्त आप अनुभव नहीं कर पाए। अब बड़े हो चुके हैं तो बच्चों के अनुभव आपको इन सब चीज़ों से मिलेगा। समझ में आया? तो आज के लिए काफ़ी है। हमने अभी क्या पढ़ लिया है? इंडियन लीडर्स पढ़ लिए हैं, वर्ल्ड के लीडर्स पढ़ लिए हैं। आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी किताबों के बारे में जाना, वर्ल्ड के लीडर्स के बारे में, वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में जाना, खासकर मिखाइल गोर्बाचेव, इनके बारे में जाना, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा, इनकी किताब के बारे में जाना। आज के लिए इतना काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप करिए, फ़ोन मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। धन्यवाद।